आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास व्यक्ति से। अपने आप को वो बहुत आम मानते हैं, लेकिन खास हमारे लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल के फिल्मी करियर में न जाने कितने लोगों को अपने कैमरे में कैद करके उनकी कहानियां दिखाई हैं। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए आइए हमारे साथ सोल सफर और एहसास में। शिमला की पहाड़ियों से शुरू हुआ सफर जो हर फ्रेम में एहसास को पिरोना जानता है, बहुत ही विनम्र और सादगी से भरपूर। आज हम बात करेंगे संजीव सूद जी से। संजीव सूद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो सबसे पहले ये बताइए, आपका कैमरे से सबसे पहले इंट्रोडक्शन कब हुआ? मतलब आपने कैमरा एज अ प्रोफेशन तब चूज किया जब बहुत ही एक अनयूजुअल सा सब्जेक्ट था। मतलब प्रोफेशन चूज करना तो एक बहुत दूर की बात थी, इवन एक कैमरा रखना उस समय एक बहुत ही लग्जरी वाली चीज होती थी। एक्चुअली जब मैंने फोटोग्राफी शुरू किया, मुझे खुद को मालूम नहीं था कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। मैंने एज ए हॉबी स्टार्ट किया था। ठीक है। और हॉबी भी उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव होती थी। उस टाइम डिजिटल नहीं था, सेलुलॉइड था। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, भगत सिंह कॉलेज दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज में एक फोटोग्राफी क्लब था। जो जस्ट एक क्यूरियोसिटी अच्छा, कि करते मैंने उस क्लब को ज्वाइन कर लिया। हाँ। तो धीरे धीरे मेरा रुझान बढ़ता ही है। ये कौन से ईयर की बात है जब आप कॉलेज में थे? ये है 1976। अच्छा। क्या होता था कि जब आप फोटोग्राफी की बात करते हैं तो फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं होता कि आपने तस्वीरें खींचनी। इसका मतलब ये होता था पुराने टाइम में जब सेलुलॉइड था कि आपने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस मतलब नेगेटिव होता था, वो रील को धोते थे, उसके बाद प्रिंट बनाते थे, फिर उनको धोते थे, फिर उनको प्रोसेस करते थे। तो ये एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था। नॉर्मली लोग क्या करते थे, फोटोग्राफ खींच के लैब में दे देते थे बनने के लिए, लैब से बन के आ जाते थे। पर मैं वो नहीं करता था, क्योंकि फोटोग्राफी क्लब था तो वहाँ हमारा डार्क रूम भी था। अच्छा, तो पूरा प्रोसेस आपने कॉलेज में सीखा। सो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग कि आप देखते थे एक प्लेन पेपर है, उसके ऊपर आपने कुछ एक्सपोज किया, फिर उसको एक डेवलपर में डाला और धीरे धीरे करके इमेज आई। सो वो पूरा प्रोसेस बड़ा फैसिनेटिंग था। उस टाइम क्या होता था, कैमरे के ऊपर फ्लैश गन स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता था। और मैं थिएटर में जाके शूट करता था। अब वहाँ क्या है कि रनिंग प्ले में आप फ्लैश गन यूज नहीं कर सकते। मंडी हाउस ये भी शौकिया। अच्छा। अब फोटोग्राफर को भी शूट करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तो जाते थे मंडी हाउस, तो वहाँ प्ले होते थे, दिमाग में आए इनको शूट करते हैं, क्योंकि उनके फोटोग्राफ्स देखते थे बाहर लगे हुए। अच्छा। अब रनिंग प्ले में आप फ्लैश यूज नहीं कर सकते, प्ले डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर आप कैमरा यूज करेंगे तो उस टाइम जो फिल्म की स्पीड होती थी, अब ये टेक्निकल चीज है, फिल्म स्पीड का मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ इमल्शन टू लाइट, वो बहुत कम होती थी। उसको उस टाइम बोलते थे ASA में, आप कहते हैं ISO, आपने सुना होगा ISO, पहले वो ASA होता था। तो मैक्सिमम 64 ASA, 100 ASA, इससे ऊपर नहीं। उसमें अगर आपको शूट करेंगे तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा। मतलब जो लेटेड इमेज होती है, आप उसको जितना मर्जी डेवलप करते रहो, नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा। अच्छा। जब इमेज ही कैप्चर नहीं, तो आप क्या करें उसका? तो हमने क्या किया कि शूट किया। अब अगर नॉर्मली आपको 5 मिनट प्रोसेस करना पड़ता है तब इमेज आती है, हमने उसको 10 मिनट प्रोसेस करके देखा कि क्या होता है। तो 10 मिनट प्रोसेस किया, उसमें थोड़ी थोड़ी इमेज आनी शुरू की, फिर हमने उसको 15 मिनट प्रोसेस किया। तो बाद में पता लगा दिस इज कॉल्ड पुश प्रोसेस। ये टेक्निकली हमें नहीं पता था कि ये पुश प्रोसेस है, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। तो उसमें इमेज आ गई। अब जो इमेज आ गई, जब हमने उसको प्रिंट किया तो वो अजीबोगरीब किस्म की इमेज थी। उसमें इतने बड़े बड़े अंगूर के साइज के दाने, जो ग्रेन्स होते हैं ना, अच्छा, बहुत ग्रेनी पिक्चर आई। अच्छा। तो देखने में अजीब लग रही थी वो। अजीब तो नहीं, आर्टिस्टिक लग रही थी। अच्छा। तो हमने ऐसे ही उसको लगा दिया बोर्ड के ऊपर, जहाँ पे थिएटर होता है। तो हमें ऑर्डर आने शुरू हो गए कि आपने कैसे किया।
क्योंकि नॉर्मल फोटोग्राफी में तो हुआ नहीं हो। तो ऐसे बस कर देंगे कुछ कुछ, फिर रनिंग स्टार्ट हो गई, लर्निंग स्टार्ट हो गई, और हमने कुछ इजाद नहीं किया था, वो था अपने आप ही, पर हमें पता नहीं था। हो गया। आपने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन के बाद आप FTII फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट एंड प्रीमियर फिल्म स्कूल है, कितने हजारों लाखों बच्चों के सपने होते हैं, मेरा भी एक सपना रहा है वहाँ जाने का, लेकिन नहीं गए, और आप गए और आपकी ऑल इंडिया रैंक नंबर 3 थी आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6000 स्टूडेंट्स में से। मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था कॉमर्स का। अच्छा। मेरी स्कूल टाइम में डिस्टिंक्शन थी कॉमर्स में, और अब पता नहीं डिस्टिंक्शन आती है कि नहीं आती, उस टाइम तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। अब कहाँ बीकॉम ऑनर्स और कहाँ फोटोग्राफी, कोई तालमेल नहीं है। बिल्कुल। पर क्योंकि कॉलेज टाइम में मैं फोटोग्राफी की तरफ झुकाव मेरा हो गया था, तो अब बीकॉम करने के बाद एक स्टैंडर्ड चीज होती है, आप सीए करते हैं, उस टाइम तो यही होता था। अब ऑप्शंस बहुत हैं, तो मैंने सीए के लिए इनरोल किया। अब वहाँ क्या करना पड़ता था, 9 to 5 आपको जाके ऑफिस में काम करना पड़ता था। मेरे लिए वो बहुत बोरिंग था, तो मैंने उसका तरीका निकाला। तरीका ये निकाला कि मेरे साथ और भी थे जो आर्टिकलशिप बोलते हैं उसको करते थे। सबको फोटोग्राफ खिंचवाने का शौक होता है, और खासकर लड़कियां। अच्छा। तो मैं क्या करता था, उनकी फोटोग्राफ्स खींचता था और नेगोशिएट करता था उनके साथ कि मैं तुम्हें तुम्हारी फोटोग्राफ्स दूंगा, ये मेरा काम तुम करोगे। अच्छा। तो मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी और मैं फोटोग्राफी कर रहा था। तो मैं ऑफिस से गायब हो जाता था, जाके दाएं बाएं शूट करता रहता था। FTI का आपको कैसे पता लगा? अब वो ऐसे पता लगा कि जो कॉलेज टाइम में फ्रेंड्स थे, स्कूल टाइम से, अब वो सीए कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने देखा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं घर में बैठा हुआ सारा दिन डार्क रूम में बंद रहता हूँ और कुछ कुछ करता रहता हूँ। तो मेरे 2 फ्रेंड हैं, हम तीनों का नाम संजीवी है। अच्छा। तो एक दिन वो मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और अगर यही तुम्हें करना है तो तुम सीरियसली क्यों नहीं पढ़ाई करते इसके बारे में। मैंने कहा होती क्या है, कुछ पता नहीं था। तो उनके पास एक एडवर्टीजमेंट था, यूथ टाइम्स करके एक मैगजीन आती थी नब्बा टाइम्स में, उसके अंदर एड था FTI का और जो ये कोर्स एडमिशंस का। के लिए। तो उन्होंने कहा यहाँ ये मोशन पिक्चर फोटोग्राफी करके कोई सब्जेक्ट था। अच्छा। ये देखो मोशन पिक्चर फोटोग्राफी की पढ़ाई हो रही है, तो तुम फोटोग्राफी तो करते हो, मोशन पिक्चर फोटोग्राफी कर लो। चलो ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो इट वाज प्योरली कोइंसिडेंटल। मेरा कोई भी, आप कहते हैं ना सपना तो उनको जिनके सपने होते हैं वो टूटते हैं तो दुख होता है। आपने सुना हुआ था इसका नाम FTI? देखो फिल्म इंस्टीट्यूट का नाम सभी ने सुना हुआ था, क्योंकि जो फिल्म इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट थे एक्टर्स की वजह से जाना जाता था। आप ये देखो ना, नवीन मिश्र जो अपने टाइम में एक स्टार हुआ करते थे, FTI का फर्स्ट बैच का प्रोडक्ट है। अच्छा। उसके बाद जया भादुड़ी, शत्रुघ्न सिन्हा, डेनिन टेंसोगप्पा, असरानी, जरीना बाब, शबाना आजमी, नसरुद्दीन, लिस्ट है। बिल्कुल। तो एक्टर्स की वजह से लोग जानते थे कि एक है कोई जगह। बिहाइंड द कैमरा जो काम करते हैं उनके, हमें ये नहीं पता था कि वहाँ टेक्निकल कोर्सेज भी होते हैं। तो जब मैंने वो अप्लाई किया, और आपने सपने और उन सब की बातें की, सपने उनके टूटते हैं जिनके सपने हो, मेरा तो सपना ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। अच्छा। मुझे तो किसी ने आके बताया फोटोग्राफी के कोर्सेज होते हैं, मुझे ये पता था वहाँ सिर्फ एक्टर बनते हैं। अच्छा। क्योंकि उसी फिल्म इंस्टीट्यूट एक्टर के नाम से जाना जाता था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कितने लोग अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई किया तो पता लगा, हमारा दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में सेंटर था, 6 क्लासरूम कैंडिडेट से भरे हुए थे। तो एक क्लासरूम में अगर 40 बच्चे भी हुए तो कितने, 240 तो हुए। ये सिर्फ दिल्ली में, ये पूरे कंट्री में होता होगा, ऑल ओवर इंडिया होता था। तो ये तो हमें पता था कि कई हजारों ऑल ओवर इंडिया टेस्ट होते हैं, पर ये नहीं पता कि कितने लोग टेस्ट देते हैं। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने देखा कि 6 कमरे भरे हुए और पूरा दिन टेस्ट हो रहे थे, हमारे 6 टेस्ट हुए थे 1-1 घंटे के ब्रेक के बाद, तो मैं तो हंसी मजाक में सब कुछ करता गया। वही कहा ना मैंने, जिसका सपना होता है वो बड़ी प्लानिंग करते हैं। अच्छा, फिर इसकी प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते आप? क्यों? आपसे अच्छा, आपको पता ही नहीं कि क्या, किसी आज तक किसी को नहीं पता वो क्या पूछेंगे, कोई सेट पैटर्न नहीं है।
they can कोई ask इसकी वो anything. नहीं आती है कहीं पे कोई सैंपल क्वेश्चन? जैसे आप प्रिपेयर करते हो ना कंपटीशन के लिए, हाँ हाँ हाँ, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता. नहीं है. दे कैन आस्क यू एनीथिंग. आइडिया ये होता है कि दे वांट टू टेस्ट योर एप्टीट्यूड, अच्छा. वेदर यू हैव एस्थेटिक सेंस और नॉट. अब आप में एस्थेटिक सेंस होगी या नहीं होगी, वो ट्रेनिंग से तो आ नहीं जाएगी. तो दे इन टेस्ट का एफर्ट ये होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को असेस करने की कोशिश करते हैं कि आप किस किस्म के प्राणी हो. अच्छा, सबको पता था, रजिस्ट्रेशन से शुरू हो जाता था. एफटीआई एंट्रेंस के लिए आए, हाँ ओके, पूरब लॉज. सीधा ऑटो वाला आपको पूरब लॉज ले आता था, अभी तक याद है. और उस लॉज में फिर आपको और कहीं भी मिलते थे. तो अच्छा, वो लोग तो बहुत बहुत तैयारी करके आते थे, तो आप वैसे ही नर्वस हो जाते थे. इनके सामने आप कहाँ टिकेंगे. लोगों को तो सत्याहित रे से लेके और पता नहीं कहाँ कहाँ, जो मतलब बाद में हमने एफटीआई में पढ़ा, उनको पहले ही पता था. क्या रूटीन क्या होता था आपका वहाँ पे? रूटीन ये होता था, डेली रूटीन ये होता था. सुबह 3 घंटे पहले थ्योरी क्लास होती थी, उसके बाद 3 घंटे प्रैक्टिकल, 1 घंटे का लंच ब्रेक, उसके बाद फिल्म स्क्रीनिंग्स. तो कंपल्सरी एवरी डे वी हैड टू वॉच. हमको देखनी होती थी 2 फिल्में रोज. 3 साल तक. 3 साल तक. उसके अलावा जो क्लासरूम में फिल्में देखते थे वो अलग. पर ये फिल्में वो नहीं होती थी जो आप समझते हैं, जो थिएटर में रिलीज होती है वो फिल्म्स नहीं होती थी. अच्छा. ये होती थी वर्ल्ड क्लासिक्स. अच्छा. नेशनल फिल्म आर्काइव करके एक संस्था है, पहले उसका जो ऑफिस था वो फिल्म इंस्टीट्यूट में ही था. अच्छा. तो जितने भी वर्ल्ड क्लासिक्स हैं वो सब आते हैं वहाँ, तो हमें वो दिखाते थे. अब सब लैंग्वेजेस में, सब लैंग्वेजेस में सबटाइटल होते थे. तो आप चेकोस्लोवाकिया की फिल्म देख रहे हो, साइबेरिया की फिल्म देख रहे हो, ब्राजील की फिल्म देख रहे हो, जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी. सो आइडिया वाज टू एक्सपोज यू टू वर्ल्ड क्लासिक्स, वर्ल्ड सिनेमा. योर होराइजन्स वाइडन अप. ये हमारी रूटीन होती थी. तो एवरी डे एक टाइम आया था, हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद वी वर फेड अप. कोई कहता था फिल्म देखनी है तो इट्स नॉट अ इजी थिंग, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. ये आपके जो ऑडियंस हैं जिनको लगता होगा कि फिल्म मेकिंग बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, कोई भी सीख सकता है, सीखने को तो कोई भी सीख सकता है, बट देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोस बिहाइंड इट. या आई एम श्योर. तो जब आप यहाँ एफटीआई से निकले, उसके बाद बॉम्बे गए, तो जो सबसे पहला ब्रेक था, आपको किसके साथ मिला या आपने किसी के साथ काम किया? क्या था आपका? 6 साल आप बॉम्बे रहे और उसके बाद फिर आप दिल्ली आए, और दिल्ली में आप यू वर द टॉप सिनेमाटोग्राफर ऑफ दिल्ली एंड द हाईएस्ट पेड, आई बिलीव, सिनेमाटोग्राफर ऑफ दिल्ली. बट स्टिल, जैसे कि आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे आपको दिल्ली में एकदम सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मतलब इतने साल रहने के बाद. मैं बताता हूँ, हमारे लिए एफटीआई से बाहर निकल के बॉम्बे का सफर बहुत आसान था जी. जो और लोग स्ट्रगल करते हैं, मैं उसको स्ट्रगल इसलिए नहीं कहूँगा कि जो हमारे सीनियर हैं एफटीआई से, वो ऑलरेडी बॉम्बे में, वो एस्टेब्लिश्ड हैं, दे मेड देयर नेम फॉर देमसेल्फ. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उनके पास जाना है, कहना है कि मैं आ गया हूँ, अब आप बताइए. तो बोले कब से आ जाओ. ये आम आदमी को नहीं होता, ये एफटीआई की प्रिविलेज है. अगर हम किसी प्रोडक्शन हाउस में भी जाते हैं और बोलते हैं एफटीआई से हैं, तो हमको बैठने को कुर्सी मिल जाती थी, चाय पूछ लेते थे, प्रिविलेज लॉट. तो ये एफटीआई जाने का फायदा हुआ. तो हमारे जो सीनियर्स थे, मैंने शुरू किया मिस्टर के महाजन के साथ. अच्छा. उनको 4 नेशनल अवार्ड मिल चुके थे, और 1967 या 8 बैच के थे वो. अच्छा. और रेंज उनकी ये थी कि आर्ट फिल्म्स में जो टॉप पे अपना मृणाल सेन कह लो आप, और कमर्शियल फिल्म्स में रमेश सिप्पी, सभी के लिए शूट करते थे. और मैंने उनके साथ शुरू किया असिस्ट करना. अब क्या होता है, उनके साथ पहले ही इतने असिस्टेंट हैं, तो मेरा नंबर था 6th असिस्टेंट या 7th असिस्टेंट. तो मेरा काम ये था कि जब वो आएंगे स्टूडियो में तो उनकी गाड़ी पार्क करना, उनके लिए पान लेके आना, ये ध्यान रखना कि सिगरेट खत्म ना हो जाए. अच्छा. और 7 बज जाए तो ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंक्स. अच्छा. तो 7 बज जाए तो उनके लिए तैयार करना पैक. ये असिस्टेंट का काम होता था. अच्छा. पर वही बहुत बड़ी बात होती होगी. अरे उनके साथ काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी. और फिर आप अगर खुद काम करेंगे तो आप वो उन सेटअप में
एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो टॉप ऑफ द लाइन थे। अब जैसे रमेश सिप्पी अपने टाइम में वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, नाम सुना हो आपने, शोले। आप उनके सेट के ऊपर कौन काम देगा आपको? के महाजन के साथ जा रहे हैं तो बुनियाद में हम शुरू हो गए उनके साथ, सीरियल जो आ रहा था। तो ये बहुत एडवांटेज होता था। और उसके अलावा जो एफटीआई से प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको थोड़ा इज्जत की निगाह से देखते थे इंडस्ट्री वाले, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने वो इज्जत कमाई थी, उन्होंने वो करके दिखाया था। बिल्कुल। तो एक एफटीआई प्रोडक्ट अलग से दिखाई देता था इंडस्ट्री में। और आज की तारीख में तो आई पुट इट दिस वे, अबाउट 60 to 70% इंडस्ट्री डोमिनेटेड है एफटीआई प्रोडक्ट से। ये जितने भी हैं, संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी, श्रीराम राघवन, ये सब एफटीआई के प्रोडक्ट्स हैं। तो आपके जो बैचमेट्स रहे हैं आपके साथ, जिन्होंने जब आप वहाँ पे थे, तो वो लोग अभी वहीं बॉम्बे इंडस्ट्री में ही कर रहे हैं? कौन कौन है जो? दे आर ऑल ओवर, वो बॉम्बे में भी हैं। अच्छा, एक और, जब हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं तो सिर्फ बॉम्बे नहीं होता। इंडियन सिनेमा में मलयालम इज अ वेरी रिच सिनेमा। लाइक मेरा क्लासमेट है संतोष शिवन, वो तो बहुत फेमस, पद्मा अवार्ड भी है उनके पास, और ही हैज गॉट मेनी नेशनल अवार्ड्स, मेनी फिल्म फेयर अवार्ड्स, बट ही इज बेस्ड इन साउथ। ही कम्स टू बॉम्बे आल्सो, बट प्राइमरली इज बेस्ड इन साउथ। अच्छा। मेरे साथ के जो है अनिल मेहता, नाउ ही इज माय वन बैच सीनियर प्लस माय रूममेट इन बॉम्बे। आपने नाम सुना हो अनिल मेहता का? तो उनकी फिल्म्स लगान, उसके बाद आपका ये जो इम्तियाज अली की सब फिल्में थी वही करते हैं। अच्छा। तो मैंने जब बॉम्बे में स्टार्ट किया कमर्शियल से, एडवर्टाइजमेंट से। अच्छा। उसके बाद देन फीचर फिल्म्स एंड देन डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल दैट, सब कुछ किया। तो हमारे जो सीनियर्स थे वो हमारे सबसे बड़ी एसेट थी, उसकी वजह से हमको आसानी से काम मिल जाता था। और एक बहुत बड़ी बात होती थी, वो ये होती थी कि जो कैमरामैन फेमस है, ही विल बी मच इन डिमांड। अच्छा। पहले ऐसे नहीं होता था कि स्टार्ट टू फिनिश शूट होता था, पहले स्टार के हिसाब से शूटिंग होती थी। अगर श्रीदेवी ने एक हफ्ते की डेट दे दी तो फटाफट सेट लग जाएगा और श्रीदेवी की शूटिंग हो रही है। मिथुन ने डेट दे दी 10 दिन की, तो 10 दिन के लिए सेट लग गया। तो फिल्म के शेड्यूल्स जो थे वो स्टार के अकॉर्डिंगली वर्कआउट होते थे। अच्छा। तो कई बार ऐसा भी होता था कि एक कैमरामैन की एक से ज्यादा शूटिंग से। मैं वही सवाल अगला था मेरा, क्लैश शूट्स जो आप इनफैक्ट वो बहुत ही हमारे लिए एडवांटेज की चीज होती थी। अच्छा। क्लैश क्या होता था कि एक कैमरामैन है, उसकी एक से ज्यादा शूटिंग्स है, वो सब जगह खुद नहीं जा सकता। तो वो क्या करता था, जो उसके असिस्टेंट है उनको भेजता था एज अ प्रॉक्सी। तो शूटिंग में असिस्टेंट इज परफॉर्मिंग एज अ डीओपी। अच्छा। बट उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट मेन कैमरामैन को मिलेगा। इसको बोलते हैं क्लैश फोटोग्राफी। अनगिनत फीचर फिल्में शूट की है, मुझे खुद भी काउंट मालूम नहीं है। अच्छा। मैंने आपको अपना बायोडाटा भेजा था, वो तो उसमें लिखी होंगी उसके बारे में। और ये बहुत पुरानी बात होगी, ये बात है 1900। उसमें आपने अमिताभ बच्चन से लेके अनिल कपूर एंड ऑल द टॉप मोस्ट। अच्छा, फिर क्या होता था, एक फिल्म का स्केल क्या है ये उसकी स्टार कास्ट पे डिपेंड करता था। अगर वो अमिताभ बच्चन स्टारर है तो ऑब्वियसली बहुत बिग बजट, बिग स्केल फिल्म है। कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस क्लैश शूट्स का बताइए। मैं बताता हूँ आपको। तो हमको तो कोई देगा नहीं काम। अगर आप अपने सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, उनका शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर भी है, अमिताभ बच्चन स्टारर भी है, तो सडनली यू आर एलिवेटेड। आपका जो स्केल है ना, आप एफटीआई से निकल के आया, सीधे आप अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे हैं, जो अपने आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब आई रिमेम्बर एक फिल्म थी इंसानियत, अमिताभ बच्चन की थी। उसमें अमिताभ बच्चन, सनी देओल, जया प्रदा और कौन था, अब तो इतना टाइम हो गया, काफी थे नामी गिरामी। अमिताभ बच्चन थे, वही काफी है। तो क्लाइमैक्स था और मल्टी कैमरा शूट था, और मल्टी कैमरा में एक कैमरा में भी था। अब उस कैमरा में क्या हुआ कि
अमिताभ बच्चन विलेन के डेन में पहुंच जाते हैं और मशीन गन फायर होता है उनके ऊपर, बस्ट होता है, उनको 15-16 गोलियां लग जाती हैं, और वो क्योंकि हीरो है तो उसके बाद भी वो ठीक ही रहेंगे। तो जो वो भागते हुए आते हैं, और जो वो कैमरा था वो मेरा कैमरा था। अच्छा। हर आर्टिस्ट को पता होता है कि कौन सा कैमरा मेन कैमरा है। अगर मल्टी कैमरा से शूट हो रहा है ना, वो सब पता होता है कि कौन से कैमरा से हो जाएगा। तो ही वॉकड अप टू मी, मैं हैरान रह गया। मैं मेरे ख्याल 26-27 साल का था उस टाइम। तो मुझे सर कह के बात कर रहे हैं, सर इज दिस ओके? तो वो अपना फ्रेम देखते हैं, ये फ्रेम है, एम आई ओके हियर, आई एम फाइन हियर, आई कैन कम दिस मच। वो बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल बात करें जब मैं बहुत बड़ा कोई डीओपी हूँ, और मैं नर्वस हो रहा था अंदर कि क्या है। और इतनी मेहनत वो करते हैं एक एक शॉट के ऊपर, इट्स ऐसी वो अमिताभ बच्चन नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। उस उम्र में आप अमिताभ बच्चन के साथ शूट कर रहे हैं। देखिए मोबाइल का जमाना नहीं था, ठीक है, और सब स्ट्रगलर्स ही बोलेंगे हम अपने आप को। पेइंग गेस्ट रहते थे, तो ना तो कोई लैंडलाइन थी, मकान मालिक का लैंडलाइन होता था, तो वो भी बहुत नखरे करके आपको मैसेज देता था। तो सब कुछ पहले ही फिक्स हो जाता था। अच्छा। या शिफ्ट बेसिस पे काम होता था। बॉम्बे में 9 बजे की शिफ्ट होती है, तो सुबह आप पब्लिक बूथ पे जाके फोन करेंगे और आप सबसे बात करके अपने जो कैमरामैन थे मेन आपके, नहीं, वो कैमरामैन जो आपके मेन है उनसे तो रात को बात कर लेते थे। अच्छा। पता लग जाता था। पर हाँ। उसके बाद असिस्टेंट का भी क्लैश होता है। अच्छा। क्योंकि अब असिस्टेंट एक है, हाँ। अब उसके लिए भी 5 शूटिंग है, वो कहाँ जाएगा? तो कई बार हमारे पास काम नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले जाते थे और अपना फोन करके पता करते थे। सबको पता होता था ये टाइम फोन आना है, तो लोग फोन के पास रहते थे। तो और पब्लिक बूथ के ऊपर पीछे लाइन लग जाती थी और हमको लंबी बात करनी होती थी। तो आई रिमेम्बर एक दिन पब्लिक बूथ पे बात हो रही थी, तो जिससे मेरी बात हो रही थी वो बड़े बता रहा है कि ऐसा है कि तुम वहाँ फिल्मालय चले जाना, तो वहाँ फाइट कर लेना, और मैं फिल्मिस्तान चला जाऊंगा, मैं मेरा रेप है। उसके बाद मतलब अब हम बड़ी नॉर्मल बात कर रहे हैं कि मतलब एक फाइट सीन शूट होना, एक रेप हाँ, सीन तो शूट वो होना। मुझे कहा तुम फाइट कर लेना, मैं रेप कर लूंगा। और हम बात भी ऐसे ही कर रहे हैं, अब हमारे लिए बड़ी नॉर्मल चीज है। तो आई सडनली रियलाइज कि मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी फोन करने के लिए, वो भाग गई। Then I realized कि what we are talking, क्योंकि हम हमारे लिए बड़ी नॉर्मल चीज है। अब आमिर ने कहा वो भी एक फिल्म बनाएगा, उसके भी दिमाग में है। हम एफटीआई में पढ़ रहे थे उस टाइम, वो चक्कर काटता था एफटीआई के, मैं सेकेंड ईयर में था मेरे ख्याल, और हम कैमरा प्रैक्टिकल वगैरह में यूज कर, मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब वो भी बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है। एफटीआई में बहुत गंदी रैगिंग होती है, ठीक है। तो क्या होता था कि जब नया बैच आता था, उसको ये बोलते थे कि जो अभी तक अपने घर से वापस नहीं आया ना, उसको ये कहते थे तुम्हें क्या लगता है ये रैगिंग है? अभी सूद को आने दो, फिर तुम्हें पता लगेगा रैगिंग किसे कहते हैं। तो वो आदमी वैसे घबरा जाता था कि पता नहीं सूद कौन सा बहुत बड़ा हुआ है। तो वही आमिर के साथ हुआ। आमिर को ये बहुत ही मतलब वो था, 16-17 साल का था, बहुत चिकना टाइप था। तो इसको डरा दिया कि मैं जिस कमरे में रहता था वो सेंटर में था, आपको कहीं भी जाना उस कमरे को क्रॉस करके। तो मुझे बता दिया कि तुम अपना दरवाजा खोल के बैठना। मैं दरवाजा खोल के बैठता था। उसको बता दिया उसके कमरे के सामने से मत जाना, क्योंकि ही इज अ गे। तो अमीर मेरे से बहुत डरता था, मुझे तो पता लग गया था कि क्या बात है, तो मैं डराता था उसको। फिर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद मिस्ट्री थोड़ी सॉल्व हुई, थोड़ी दोस्ती वोस्ती हो गई। शायद रूबिक क्यूब बहुत अच्छा खेलता था वो रिकॉर्ड टाइम मतलब 15-20 सेकंड में पूरा रूबिक क्यूब सॉल्व कर देता था। अच्छा। तो वहां से थोड़ा दोस्ती बढ़ गई। तो ही आस्क्ड मी, ही सेड यार मैं प्लान कर रहा हूँ समथिंग, तो विल यू कम एंड शूट फॉर मी? मैं सेकेंड ईयर में था उस टाइम। मैंने कहा यार बहुत, अभी तो डिप्लोमा फिल्म भी शूट नहीं की, तो चलो हाथ साफ करते हैं, कुछ करते हैं। तो आई वेंट टू बॉम्बे, स्टेड इन नासिर हुसैन हाउस बिकॉज दैट वाज लोकेशन।
और मैं और आमिर नासिर हुसैन के ड्राइंग रूम में सोते थे, जमीन पे बिछा के। जमीन पे। तो वो पहली फिल्म मैंने शूट की। आप जब दिल्ली आए तो सबसे पहले आपने जो आपका पहला शूट था, जैसा कि मुझे याद पड़ता है आपसे जो बात हुई थी, आपने शाहरुख खान जो एक अपकमिंग एक्टर थे उनके साथ काम किया, एक टीवी सीरियल, दूसरा केबल में, और जो डायरेक्टर थे वो लेक टंडन जी जो कि इतनी सारी हिट फिल्में दे चुके थे। तो दोनों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं बॉम्बे से दिल्ली नहीं आया। हाँ। मैं बॉम्बे से दिल्ली ले आया गया। अच्छा। हाँ, मैं दिल्ली में फंस गया। अच्छा। मेरा कोई इरादा नहीं था दिल्ली आने का। ये तो कुछ कोइंसिडेंस आप समझ लो। मैं एक्चुअली हुआ क्या, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहा था नरोला एटॉमिक पावर प्लांट्स के सेफ्टी एस्पेक्ट पे। अच्छा। वो डायरेक्टर बॉम्बे के थे, मिस्टर राज तिलक। तो एक दिन के लिए हम दिल्ली रुके थे, और क्योंकि मेरा घर दिल्ली में था, मैंने उनसे ये कहा कि मैं एक दिन घर, क्योंकि घर आने का टाइम नहीं मिलता था, मैं 3-3 साल दिल्ली नहीं आता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओपन टिकट का कंसेप्ट होता था उस टाइम। तो बाई चांस सुबह मैं पान की दुकान पे सिगरेट पीने के लिए गया, वहाँ मुझे एक लड़का मिला। वो लड़का आज भी बहुत एक्टिव है। कौन? नाम है उनका नरेश गोसाई। गुलाब जामुन अंकल के नाम से आजकल बहुत हिट है वो। तो उनके साथ मैंने बॉम्बे में शूट किया था। एक सीरियल सद्भावना। अच्छा। तो उसमें वो एक्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे जब देखा तो मुझे कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं शूट में हूँ, एक दिन के लिए दिल्ली रुका हूँ। तो उन्होंने अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं कर रहा, पीछे बैठो। उन्होंने मुझे अपने स्कूटर पे बिठाया, 2 व्हीलर में, और सीधा ले जाके जंगपुरा एक घर के आगे रोक दिया। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहते चलो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं वहाँ गया, वहाँ एक ऑफिस में चीज थी, वहाँ मुझे ले जाके उन्होंने पेश कर दिया। सामने लेक टंडन बैठे हुए हैं। अब लेक टंडन बहुत बड़ा नाम था, बिल्कुल। मतलब प्रोफेसर, प्रिंस, झुग्गिया आसमान, दूसरी सीता, एक से एक ऑल सिल्वर जुबली जुबली हिट फिल्म्स। तो मैं बैठा वहाँ। अब पता मुझे ये लगा कि लेक टंडन जी ने दिल्ली में एक सीरियल शूट किया था, दिल दरिया। अच्छा। और वो उसके रिजल्ट से हैप्पी नहीं थे। उन्होंने प्रोड्यूसर को ये शर्त रखी थी, नेक्स्ट सीरियल अगर शूट करना है, नेक्स्ट सीरियल था उनका दूसरा केबल, तो या तो बॉम्बे चलो और या बॉम्बे से कैमरामैन ले आओ। अच्छा, तो आप मिल गए। कैमरामैन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो जो नरेश गोसाई थे वो उस फिल्म उसके अंदर एक रोल भी कर रहे थे और प्रोडक्शन भी कर रहे थे। अच्छा। तो उनको ये ज्यादा आसान था कि कैमरामैन ले आओ, पूरी प्रोडक्शन को बॉम्बे लेके जाना तो बहुत महंगा था। खैर, तो मुझे पेश किया गया कैमरामैन फ्रॉम बॉम्बे। अच्छा। तो लेक जी ने मेरे से 2-3 सवाल पूछे, और वो जब मैंने के महाजन का नाम लिया कि मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो उन्होंने कहा फिर मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कल से शूट है, कल से शूट स्टार्ट कर दो। देखो कितना फर्क पड़ता है कि आप के महाजन को असिस्ट कर रहे हो, उतना ही काफी है। इसका मतलब उनको ये मालूम है कि इसमें कुछ तो तत्व होगा। बिल्कुल। तो मुझे याद है 1 जनवरी 1989 था या 90 था, फर्स्ट शेड्यूल वाज किरोड़ीमल कॉलेज में, और हमने नॉन स्टॉप 2.5 महीने शूट किया। तो और शाहरुख खान उसमें लीड एक्टर थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये वो टाइम था जब शाहरुख दिल्ली से बॉम्बे जा रहा था और मैं बॉम्बे से दिल्ली आ रहा था। क्या होता था, मेरी आदत थी जब मैं शूट करता था ना, फुल स्लीव पहनता था और फोल्ड करके यहाँ तक होती थी वो, और जब मैं कैमरा ऑपरेट कर रहा होता तो मैं सिगरेट यहाँ रखता था, वो आसान रहता था ना, सिगरेट निकाली पी। और अब ये क्या करता था, जब ये आता था शॉट ले रहा हूँ मैं, बिजी हूँ, तो चुपचाप सिगरेट निकाले। तो मैं अपना देखता था, यार मैंने इतनी अच्छा काम करते हुए ख्याल नहीं रहता आपने कितनी पी ली। मैं इतनी तो मैंने पी नहीं, गई कहाँ। तो मार्लबोरो लाइट मेरी होती थी, वाइट फिल्टर होता था उसका। फिर मैंने उसे पकड़ा, मैंने कहा यार तुझे चाहिए हो ना, तू वैसे ले लिया अगर, मतलब ये मेरी इमरजेंसी सिगरेट्स होती हैं शॉट के बीच में। तो मैं शाहरुख को कांटेक्ट नंबर देता था कि बॉम्बे जाओगे तो इससे कांटेक्ट कर लेना। हालांकि वो खुद ही बहुत काफी स्मार्ट थे, पर मतलब ये थोड़ी सोचा था कि वो इतना बड़ा नाम हो जाएगा।
तो वो आप कह सकते हैं कि मेरा एक As an पहला independent. इंडिपेंडेंट ब्रेक था, और वो भी एक सेलिब्रिटी डायरेक्टर के साथ। और मेरी उम्र क्या थी? मात्र 29 साल। तो क्या फर्क देखा जब आप बॉम्बे 6 साल काम कर चुके तो फिर दिल्ली आने के बाद दोनों इंडस्ट्री में आपको क्या नजर दिल्ली आया? में इंडस्ट्री है ही नहीं, दिल्ली इज अ जोक। नहीं, पर उस समय टेलीविजन सीरियल सारे अच्छे दिल्ली में ही नहीं, बने थे। कुछ नहीं शूट होता था, एक हम लोग शूट हुआ था। हाँ। मैं आज भी कहता हूँ कि दिल्ली इज अ जोक। और जबकि क्योंकि- आपने इतना काम किया दिल्ली हाँ, में। तो वो तो मैं अटक गया ना। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का एक उसूल होता है, एक दस्तूर होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक प्रोफेशनलिज्म होता है। दिल्ली में जो कुछ भी होता है, चाहे वो कैमरा के सामने हो, कैमरा के पीछे हो, वो उसका 5% भी नहीं है। तो हाउ कैन यू कंपेयर? यू कैनॉट इवन कॉल दिल्ली इंडस्ट्री। दिल्ली इज नॉट इंडस्ट्री, दिल्ली इज टाइम पास, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट टाइम पास। तो आपने जो दूरदर्शन के लिए इतना काम किया, आपका क्या उसमें experience ऐसा रहा? होता है ना, देखिए, मैंने जब लेक टंडन की शूट किया, मेरा कोई इरादा नहीं था दिल्ली में रुकूंगा। अच्छा। पर हुआ ये कि एक के बाद एक मुझे सीरियल मिलते गए। उसके तुरंत बाद मैंने मैलांचल किया। मैलांचल बहुत फेमस। तो एक टाइम था दूरदर्शन में, उस टाइम ये प्राइवेट टीवी चैनल नहीं होते थे, दूरदर्शन में प्राइम टाइम होता था। और उस टाइम पर मैंने एक दिन नोट किया कि प्राइम टाइम 9 o'clock हर रोज मेरा शूट किया हुआ सीरियल आ रहा है। ऑन एयर होता था। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब मेरे घर में सबने, मेरी माताजी वगैरह ने कहना शुरू कर दिया, जब दिल्ली में इतना काम कर रहे हो तो बॉम्बे क्या करोगे जाके, और उन्होंने पकड़ के मेरी शादी कर दी। बस। सो दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी। फिर मैं दिल्ली रह गया। पर टिल डेट आई थिंक आई मिस्ड आउट ऑन व्हाट आई कुड हैव बीन एंड व्हाट क्योंकि अब आप देखते हैं कि आपके साथ के जो लोग थे आज, ऐसा लगता है आपको कि इंसिडेंटली जो मेरे साथ के उस वक्त लोग थे, आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट इंडिपेंडेंट ब्रेक। अच्छा। सब असिस्टेंट थे। किरण देवहंस कयामत से कयामत तक वाज असिस्टेंट टू नदीम खान। अनिल मेहता वाज असिस्टेंट टू केतन मेहता। सिर्फ एक संतोष सिवन था, जो मेरा क्लासमेट भी है, जिसने एक इंडिपेंडेंट फिल्म शूट कर ली थी, फीचर फिल्म राग। तो अमंग माई कंटेम्प्रेरीज आई वाज फार अहेड। पर क्योंकि मैं दिल्ली में आ गया, हाँ, तो और दिल्ली आने के बाद देयर इज नो आप गोइंग टीवी बैक, ज्यादा करने लग गए और एंड देन यू गेट टाइट, और फिर एक स्टैंप लग जाती है आपके ऊपर, ये तो दिल्ली का है। बिकॉज पीपल इन बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री डोंट रिस्पेक्ट यू इफ यू से दैट यू आर फ्रॉम दिल्ली इंडस्ट्री। अच्छा। they don't think Delhi as an industry, which is a fact. तभी कितनी फिल्म शूट होती हैं दिल्ली में। बॉम्बे की ये लोग अपनी पूरी यूनिट बॉम्बे से लेके आते हैं, दिल्ली से क्यों नहीं लेते? आज भी जितना जो रियल सिनेमा करना चाहते हैं, चाहे वो थिएटर एक्टर कोई भी हो, बॉम्बे दिल्ली में कुछ टाइम काम करने के बाद वो सीधे बॉम्बे जाता है। उसे उसका रीजन है, देखिए, यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि आपको एफटीआई जाना जरूरी है, या आप वैसे भी सीख सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, एनी वन वो गॉट ऑर्गेनाइज, जिसकी भी ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग है, उसका एक डेफिनेट एज होगा। ठीक है। तो अगर आप दिल्ली फिल्म इंडस्ट्री में काम किए हैं, उसके अलावा आपका कोई एक्सपोजर नहीं है, तो ये माना जाएगा प्रोफेशनल सेटअप के अंदर दैट यू आर मीडियोकर। अच्छा। क्योंकि जब आप एफटीआई में जाते हैं, यू आर ग्रोइंग इन फिल्म कल्चर। बॉम्बे में जाते हैं, यू आर वर्किंग इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, चाहे कोई भी फील्ड हो। जब मैं नया नया दिल्ली आया था, मैं बहुत ही सफोकेटेड फील करता था। मुझे लिटरली सबको ट्रेन करना पड़ा, लाइट मैन से लेके सबको हाथ पकड़ के ट्रेन करता था मैं, कि लाइट ऐसे लगाते हैं, हाइट ऐसे देते हैं लाइट का। उसके बाद तो आदत पड़ गई, पता था दिल्ली में कुछ मिलेगा नहीं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात है, आपको रेन सीन शूट करना है, आपको लाइटनिंग शूट करनी है, तो दिल्ली में वो सब जुगाड़ खुद करने पड़ते थे। अच्छा। और बॉम्बे में कैसे होता था? बॉम्बे में ऑर्डर रेन मशीन ही ऑर्डर, लाइटनिंग मशीन। यहाँ पे नहीं होता था ये सब? कुछ भी नहीं। अब तो दिल्ली हैज come up in a big way, but there's no way Delhi still can match professionalism of any place, Bombay, Kerala, Tamil Nadu, जहाँ पर established वो है फिल्म इंडस्ट्री है, नहीं मैच कर सकते। क्योंकि यहाँ का जो टेम्परामेंट है बहुत फर्क है।
यहाँ के जो लोग हैं वो उस फिल्म कल्चर के अंदर ग्रो ही नहीं करते। अच्छा, दूसरा केबल के साथ साथ जब दूसरा केबल आप कर रहे थे तो उसके बाद आपका एक के बाद एक आपको काम मिलता रहा, इतने ढेरों आपने दूरदर्शन के लिए सीरियल्स बनाए, इतना काम आप उनके लिए कर रहे थे, तो फिर भी आप कहते हैं आपको एक वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था दिल्ली में। तो दूरदर्शन के साथ मतलब क्या प्रॉब्लम आपको लगती थी, क्यों नहीं आपको मजा आ रहा था यहाँ पे काम करने ऐसा में? है कि पहली बात तो दिल्ली में दूरदर्शन जो था वो मेजर जॉब प्रोवाइडर था, उसके अलावा इंडस्ट्री है क्या दिल्ली में? हाँ हाँ। और दूरदर्शन के साथ अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि उनके बजट्स बड़े मिनिमल होते हैं, बड़े कम। तो जब बजट ही कम है तो आपका, और उस बजट में से भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है, ये फैक्ट है। अच्छा, बिना रिश्वत दिए हुए आपका काम नहीं होगा। मतलब जो आपको सीरियल्स मिल रहे हैं, अच्छा सबके लिए आपको रिश्वत, जो कहते हैं हम नहीं देते रिश्वत, उनका हर स्टेज के ऊपर अटकेगा, पैसे रिलीज नहीं होंगे, अकाउंट्स वाले चेक के ऊपर बैठ जाएंगे। ओहो, कि ऐसे भी हैं जो नामी गिरामी नहीं देते, तो उनको हर स्टेज के ऊपर हट। तो एक बार आपने रिश्वत दे दी तो आपका हर चीज स्मूथ हो गई। तो अगर आपका बजट ही मिनिस्क्यूल है, उसमें भी आपने रिश्वत दी तो आपको बचा क्या? अच्छा। तो फिर सबको आपने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे टेक्नीशियन तो हो। वहां पे उनका आगे फिर पैसे आर्टिस्ट को भी फिर आप कम देंगे? तो इट्स अ वेरी सैड, बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन हुआ करती थी। तो मैंने छोड़ ही दिया, दूरदर्शन के लिए बहुत काम किया पर मैंने फिर छोड़ दिया। फिर आपने अपना भी प्रोडक्शन हाउस? वही दूरदर्शन के जब काम किया तो अपना ही प्रोडक्शन हाउस। अच्छा। दूरदर्शन के लिए एज ए कैमरामैन काम नहीं किया, दूरदर्शन एज ए अच्छा। फिल्म मेकर। मैं तो दूरदर्शन अधिकारियों के नाम नहीं लूंगा, पर आपको कैसे मिलती थी आपकी फाइल? आप जाते थे अपॉइंटमेंट फिक्स करके अधिकारी के पास, आपकी रिश्वत पहुंच चुकी है। अच्छा, वो भी बीच में मिडिल मैन होते थे जो पहुंचाते थे वहां जो पे? पहुंचाते थे। तो वो ड्रॉर खोल के आपकी फाइल आपको देंगे, इसका मतलब उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि आपकी रिश्वत उनको पहुंच गई है और ये आप काम शुरू साइन करें। करिए और काम शुरू करिए। आपको विश्वास, मेरा कुछ लेना देना नहीं दूरदर्शन से, ना मेरा सरकार से कुछ लेना देना है। इसलिए मैं बेबाक बोलता हूँ कि सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन दूरदर्शन। आज जो आदमी ये कहता है ना कि वो क्लीन है, इम्पॉसिबल टू बिलीव। पहले जो काम होता था आप लोगों को कमीशन प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो अभी भी वो चलता है या वो बंद हो गया है? देखिए, अब कमीशन प्रोग्राम नहीं बनते। और अच्छा। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जब टेलीविजन सीरियल स्टार्ट हुए थे, शुरू शुरू में जो दूरदर्शन के सीरियल आए थे, आज तक लोग याद करते हैं। उनमें बिल्कुल, मतलब हाँ। उनका जो बॉम्बे किसी भी तरीके से मैच नहीं कर सकता था इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। मतलब वो सीरियल्स आज भी देखते हैं, उसको इतना मजा आता है उसमें। एक मैं तो कह सकता हूँ मंत्री जी आई या मंत्री आए, वो बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा कि हम सीरियल बनाएं, उसके लिए हम प्रोड्यूसरों को पैसे भी दें, फिर वो हम सीरियल दिखाएं भी, तो हम ये क्यों करें? हम खुद क्यों ना बना लें? नहीं नहीं, हम दिखाने के पैसे लेंगे प्रोड्यूसर से, टेलीकास्ट टाइम बोलते हैं जिसको। तो उन्होंने क्या किया, टाइम स्लॉट ऑक्शन करने शुरू कर दिए। अच्छा। भाई हम क्यों पैसे दें आपको बनाने के लिए, आप बनाओ और दिखाने के लिए हमको पैसे दो। तो वहां से कमीशनिंग खत्म हो गई। अब टाइम स्लॉट ऑक्शन होते हैं, जिसके पास पैसे हैं वो टाइम स्लॉट ले लो और जो आपने बनाना है बनाओ, दिखाओ। तो दूरदर्शन एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैज फेल्ड एंड इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटी। आपने करीब 300 से ज्यादा फिल्म्स, एड्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, मेडिकल फिल्म्स, फॉरेन चैनल्स के साथ शूट किया, मतलब लिस्ट वाज एंडलेस। और एडवर्टाइजमेंट भी मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा आपने शूट किया, जिसमें आई थिंक सारे जितने नोन ब्रांड्स हैं, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे मारुति हो, चाहे बिग बबूल च्युइंगम, चाहे मतलब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, अभी इतने सारे उसमें नाम थे, सबके साथ काम किया आपने, मतलब सबके लिए आपने शूट किया है। फिर कितने सारे फिल्म फेस्टिवल्स हैं जिसके साथ आप जुड़े रहे और जुड़े हुए हैं। और इनफैक्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इफी, जो इतना प्रेस्टिजियस फेस्टिवल माना जाता है, उसमें आप एज ए जूरी मेंबर भी रह चुके हैं। नॉट जूरी मेंबर, सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन जो का, फिल्म्स आप देखते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए भी कोई चाहिए ना। जी हाँ। तो आई वाज इन सिलेक्शन कमेटी ऑफ दैट, सिलेक्टिंग अच्छा, फिल्म्स टू बी शोन इन फेस्टिवल। अच्छा।
पर जो सबसे ज़्यादा मुझे जो एक चीज़ उसमें पसंद आई आउट ऑफ 30 पेजेस ऑफ योर प्रोफाइल, वो एक था आपने ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर शूट किया जो कि नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। तो उसके बारे में बताइए, वो क्या था? देखिए, पहली बात तो जब वो मार्च शूट किया था तो कैलाश सत्यार्थी जो थे वो नोबेल लॉरिएट नहीं थे। ठीक है। उनका कॉज बहुत नोबल था। उन्होंने और जो उन्होंने सोचा वो उसका स्केल इतना बड़ा था कि मैं खुद हैरान रह गया ये हुआ कैसे। उन्होंने ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर स्टार्ट की थी 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट से, एक फिलीपीन से, एक साउथ अफ्रीका से और एक साओ paulo ब्राजील से। अच्छा। ये मार्च जो थी 6 महीने मार्च करके सारी जिनेवा पहुंची थी, आईएलओ हेडक्वार्टर। और पर्पस इस मार्च का ये था सेंसिटाइज पीपल द पॉलिसी मेकर्स अबाउट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। अब आप ओमनी प्रेजेंट तो हो नहीं सकते, यहाँ क्लैश का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो एक्टिविस्ट थे उन्हीं को कैमरामैन बना दिया। उस टाइम वीडियो नया नया आया था, ये मिनी डीवी और डीवी चीजें, तो उनको सिखा दिया कैसे शूट करना है। अच्छा। तो वो शूट करते थे, वो फुटेज हमारे पास आ जाती थी, उसको हम एडिट करते थे। अच्छा। और फाइनल लैग जो था जिनेवा वाला, वो मैंने खुद कवर किया था कि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीनों मार्च वहाँ की कल्मिनेट हुई और जो कुछ भी मेजर यूनाइटेड नेशंस का मामला था तो वो सब मैंने कवर किया। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन माय लाइफ, क्योंकि किसी ने इस किस्म का काम मेरा ख्याल तो नहीं किया। आपने इतने साल 35 साल मोशन पिक्चर इंडस्ट्री में काम किया, 35-40 साल आप रहे होंगे उसमें। हाँ, उसके बाद फिर अब आप पिछले 6-7 सालों से अब आप पूरा एकेडमिक्स में आ गए, शारदा यूनिवर्सिटी में आप एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं। उसके दो रीजन। उसका हाँ जी। पहला रीजन तो ये है कि दिल्ली में इतना गंद मच चुका था कि कोई भी काम बिना रिश्वत के होता ही नहीं था, चाहे वो मिनिस्ट्रीज हो चाहे दूरदर्शन हो। अच्छा। और दूसरा रीजन ये था कि 35 साल काम करने के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस होता है जो आप शेयर करना चाहते हो बच्चों के साथ। और वैसे भी मैं मीडिया मास्टर क्लासेस करता रहता था, अलग अलग मीडिया इंस्टीट्यूट्स में जाके मैं लेक्चर दिया करता था, तो मुझे पसंद आता था बच्चों के साथ इंटरेक्शन। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो पिछले 6 साल से मैं प्रोफेसर हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में और बैच आफ्टर बैच आई एम ट्रेनिंग। तो जैसे जो स्कूल लेवल में जब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल लेवल में मास कम्युनिकेशन का कोर्स है नहीं, जनरली आर्ट्स है, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ यही होता है। तो जब बच्चे और जो ये मास कम्युनिकेशन कोर्स होता है, ये बहुत ही ग्लैमरस वर्ल्ड नज़र आती है, रियलिटी बच्चों को नहीं पता होती है। तो जब बच्चे कोर्स करने आते हैं तो क्या उनमें मतलब वो कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जब वो पढ़ाई जब शुरू होती है? आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट टच किया है। क्या है कि फिल्म की जो पढ़ाई है वो सारी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है। ग्रेजुएशन लेवल पे फिल्म की पढ़ाई थी नहीं। आप कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, एफटीआई ले लीजिए, एसआरएफटीआई ले लीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज टू बी ग्रेजुएट। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, और वो वैक्यूम पूरा किया जो ये यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिकली, उन्होंने कोर्सेज स्टार्ट किए इन फिल्म मेकिंग। और वो प्रॉब्लम हम अब भी फेस करते हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन और फिल्म मेकिंग नाम का कोई भी चीज स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती। अगर किसी का रुझान भी है इस तरफ, क्योंकि आजकल तो एक्सपोजर बहुत है, बच्चों का रुझान है, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि करना क्या है। बिल्कुल। हमारे पास आते हैं बच्चे, स्कूल से आते हैं डायरेक्ट, अब उन्हें कुछ नहीं पता होता। हाँ, क्योंकि या तो उन्होंने साइंस पढ़ी है या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। जर्नलिज्म और फिल्म मेकिंग का उन्हें कुछ नहीं पता, और कोर्स करना है उनको फिल्म मेकिंग का या जर्नलिज्म का। तो हमारी यूनिवर्सिटी में हमने क्या किया है कि पहला साल जो है वो कॉमन होता है, जिसके अंदर हम उनको एक ओरिएंटेशन किस्म का देते हैं और सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो मास कम्युनिकेशन में भी कवर होते हैं, और एक जनरल जैसे मीडिया लॉ एंड एथिक्स, विजुअल लैंग्वेज, राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, राइटिंग फॉर विजुअल मीडिया। तो उससे उनका थोड़ा थोड़ा हर चीज में इंट्रोडक्शन शुरू होता है। एंड देन they can branch out, they can either specialize in film and television
एंड OTT प्रोडक्शन और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अच्छा। तो वो तो है प्रॉब्लम। पर मुझे मेरे ख्याल सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर भी मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स होने सब जरूरी है। कुछ स्कूलों के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। अच्छा, शुरू हो गया हाँ, हो है। गया। तो ये ऐसा कुछ है क्या, गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कुछ आने वाला है कि सब स्कूल्स में देखिए, ये होने? ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, सब स्कूल्स में तो नहीं है। हाँ। पर कुछ स्कूल्स में इनको ऑप्शन होती है ओपन इलेक्टिव। तो कुछ स्कूल्स ने मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज है। उससे वो बच्चे जिनका रुझान है इस तरफ, उनको एक ओरिएंटेशन मिलता है, मिल जाता देन है। दे नो कि वो क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि जो स्कूल्स में जो क्लब्स होते हैं उसमें तो होता है कि एक्टिंग का क्लब है, थिएटर क्लब है, बट मैंने अब सुना नहीं कि फिल्म मेकिंग का कोई ऐसा या कुछ जगह आगा। फिल्म मेकिंग नहीं है सच, पर मास कम्युनिकेशन के जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एज ओपन इलेक्टिव सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कुछ स्कूल्स के अंदर ऑफर किया जा रहा है। पर होना जरूरी है, आपको लगता है? मेरा ख्याल तो होना चाहिए। देखिए, मीडिया इतना एक्सपेंड हो चुका है, awareness about media is so much, so many youngsters they want to get into media, but they have no idea what stream ऐसा होता है क्या? क्योंकि उनको स्कूल लेवल पे कुछ पता ही नहीं लगता कुछ नहीं पता। मास कॉम है क्या, इतना ग्लैमरस है, वो ले लेते हैं, फिर एडमिशन लेने के बाद उन्हें लगता है कि हमने गलत चीज ऑप्ट कर ली, बैकआउट कर जाते हैं। देखिए, क्या है कि जो हमारी स्कूल लेवल की पढ़ाई है अभी भी प्राइमरली 3 स्ट्रीम में डिवाइडेड है, इधर साइंस और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। अब सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया इतना फैल चुका है और पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज की तारीख में बच्चे दे आर इंटरेस्टेड इन मीडिया, क्योंकि आप ये देखिए ना कि OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए और टीवी चैनल्स हो गए, सो मच ऑफ मीडिया। अब हमारे पास जो आते हैं बच्चे, उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने भी सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्कूल लेवल के ऊपर इंट्रोडक्शन स्टार्ट होनी चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स नो कि क्या है ये। पहले तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर फिल्म मेकिंग के कोर्स ही नहीं थे, ठीक है ना। और अब वो हो गया पूरा। तो मुझे लगता है सिचुएशन इम्प्रूव होगी, क्योंकि कई स्कूल्स ने एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट मास कम्युनिकेशन अपने बच्चों को ऑफर करना शुरू कर दिया है। आपने इतनी सारी फिल्म्स बनाई है, इतने सारे एड्स शूट किए, कमर्शियल्स, फिर मेडिकल फिल्म्स बनाई है, मतलब लिस्ट इज एंडलेस। लेकिन सबसे ज्यादा आपको कौन सा, मतलब किस तरह का शूट करने में मजा आया? एड्स या फिल्म्स या मेडिकल फिल्म्स, या जो भी आपने जितने सारे शूट्स किए, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको कौन सा है? देखिए, सारे अलग अलग जॉनर है। कमर्शियल्स अलग जॉनर है, फीचर फिल्म अलग जॉनर है। और एक मैं कमर्शियल से फिल्म मेकिंग में आया कैसे, हुआ क्या, एक दिन हम टूथब्रश अपना शूट कर रहे थे, अल्पाइन टूथब्रश। अच्छा। तो अब प्रोडक्ट क्या था, टूथब्रश, और हम क्या लाइटिंग कर रहे हैं, टूथब्रश को लाइट अप कर रहे हैं। तो मैं अपने आप से मैंने सवाल पूछा कि संजीव सुन, तुम FTI पढ़ने गए थे टूथब्रश को लाइट अप करने के। उसी दिन मैंने KK माजिद को फोन किया, मैंने कहा ये बहुत हो गया टूथब्रश और टूथपेस्ट। अब क्योंकि फिल्म मेकिंग का जो स्केल है वो इतना वास्ट स्केल होता है, और जब हम रात को फ्रेंड्स मिलते थे, सब बताते हैं आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैं फाइट की, लेट्स से आज रेप किया, आज फाइट, जो भी है। और तुमने क्या किया, तुमने टूथब्रश लाइट अप किया। दैट वाज द रीजन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कमर्शियल में ही बहुत मजा आता है। अब एक मैंने कमर्शियल किया था, आपको याद होगा शायद, नेस्कैफे का, उसके अंदर एक कोल्ड शेक की बोतल थी, उसको प्रमोट करने के लिए, कोल्ड शेक चिक चिक चिक, वो इतना पॉपुलर हो गया, कल्ट बन गया वो। मुझे याद है हम लोग उसके लिए एक वो जार आता था कोल्ड कॉफी बनाने का, वो एक्चुअली पर्पस ही उसका ये था, कंपनी वांटेड टू मार्केट द जार। आई थिंक वो फ्री मिलता था उसके शेकर। तो वो शेकर जो था, कोल्ड शेक चिक चिक चिक, और वो एक किस्म की टैगलाइन बन गई बहुत सारे एड्स के लिए, चिक चिक चिक। तो सारा काम करने में मजा आता है, पर सडनली नॉट अल्पाइन टूथब्रश, वो भी एक चैलेंजिंग है। एक ब्रिस्टल को लाइट अप करना अपने आप में एक चैलेंज है।
या एक कफ टैबलेट होती थी डॉक्टर कूल्स, उस टाइम वीडियो नहीं होता था और कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होते थे, तो उसका यूएसपी क्या था कि उसके अंदर मेंथोल भरा हुआ होता था, तो जब आप उसको चूसते थे तो अंदर मेंथोल आपके मुंह में आता था। अब उसको शूट कैसे करेंगे, इतनी सी गोली है। तो उसके लिए हमने बाकायदा एक डमी बनाया और पूरा वो 6 शिफ्ट बॉम्बे की, मतलब 9 घंटे की एक शिफ्ट होती है, सिर्फ हम वही करते थे। टैबलेट को खोलते थे, उसमें कभी वो लिक्विड का कलर खराब हो जाता था, कभी लिक्विड की डेंसिटी खराब हो जाती थी। आज की तारीख में तो बहुत आसान काम है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो काम वो भी करने में मजा आता था और काम ये भी करने में मजा आता था। फीचर फिल्म का अपना ही एक स्केल है, पर जहाँ तक पेमेंट की बात है, कमर्शियल्स में पैसे सबसे ज्यादा मिलते हैं और फीचर फिल्म में सबसे कम मिलते हैं। एक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो शूट्स में मैंने देखा है कि जब सीन चेंज होता है तो उसमें एक्टर्स को भी एक ब्रेक मिल जाता है, डायरेक्टर्स को, जनरली क्रू जो होता है उसको ब्रेक मिलता है, लेकिन जो कैमरामैन होता है वो जब सीन चेंज होता है तो उसे तब भी लगे रहना पड़ता है, लाइट्स चेंज करना बिल्कुल ठीक अपना। ऑब्जर्वेशन तो है। आप मतलब कभी आपको ऐसा हुआ है कि मैंने एक गलत फील्ड चूज कर ली, मतलब इसमें तो ब्रेक सबको मिल रहा है, मुझे तो मिल ही नहीं रहा, पूरा टाइम हम इसमें लगे? ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट ये एक प्लस है। अच्छा। पूरी यूनिट में सिर्फ कैमरा यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिसको कोई ब्रेक नहीं मिलता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब शॉट ओके हो गया तो वो नेक्स्ट शॉट रेडी हो रहा है, फिर वो रेडी हो गया तो वो शॉट हो रहा है। तो बट आप इतने बिजी रहते हैं सारे काम में, आपको मौका ही नहीं मिलता कुछ और सोचने का। और कई बार जो मैं देखती थी, जो कैमरामैन है वो इरिटेट भी हो जाता था कि बस करो, और डायरेक्टर कहता है एक और, वो कहता हो गया भाई बस। क्योंकि डायरेक्टर तो बिल्कुल फ्रेश है, वो अपने ब्रेक करके आया है, और कैमरामैन तो लगा हुआ है सुबह 9 बजे से रात के 10 बज गए। होता है, ऐसा भी होता है। 25-26 साल आपकी उम्र रही होगी जब आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ शूट किया। 27 साल। और फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपका बेटा आपके फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा है, वो भी, उसकी भी 25-26-27 साल उम्र रही होगी जब उसने अमिताभ बच्चन फिल्म पिंक के लिए शूट किया। तो इनफैक्ट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस दैट अच्छा, पिंक भी उसको कैसे मिली, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर फिल्म स्टडीज नहीं है, तो अब उसको एफटीआई जाना था और उसने स्कूल खत्म किया। अब स्कूल के बीच में और एफटीआई के बीच में ग्रेजुएशन, वो कुछ करने को तैयार ही नहीं था। तो रोहतक में एक नया फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया है जहाँ सारी फैकल्टी एफटीआई है। इनफैक्ट दैट वाज, हाँ, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर फिल्म स्टडीज का एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो वहां मैंने उसकी एडमिशन करा दी। अब वहां भी प्रॉब्लम वही हुई, स्ट्राइक, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वहां भी स्ट्राइक हो गई। अब जब स्ट्राइक हो गई तो ये पिंक की यूनिट दिल्ली में शूट कर रही थी, क्या शूट करने के लिए आए थे। तो उसका जो कैमरामैन है, अभी हम तो उसे कहते थे, पूरा नाम मुझे पता नहीं क्या है, मुखोपाध्याय, मुखर्जी समथिंग, ही इज ऑल्सो नेशनल अवार्ड विनर। He called me up because I am also General Secretary of Alumni Association of FTI graduates. Graffiti North. Graffiti North, we call it. So he called me up. He said that he's doing start to finish film in Delhi and he needs someone who's familiar with Delhi. I told him that, look, my son is familiar with Delhi, but he's not a full-fledged camera. He's still studying. So I said that's okay. I just need someone who's. तो मुझे ये भी नहीं पता था कि फिल्म में कौन है। अच्छा। तो उसने कहा उसे भेज दो, मैंने भेज दिया, एंड श्योर इनफ नेक्स्ट डे ही वाज आस्क्ड टू कम ऑन द सेट्स, और सेट्स पे जब वो गया तो वहाँ अमिताभ बच्चन। अच्छा, उसको भी नहीं पता था कि वो, उसको भी नहीं पता था। ओह। तो देन ही टेल्स मी कि डैड डू यू नो कि व्हाट आई एम डूइंग। मैंने कहा हाँ, तू शूट कर रहे हो, सम काइंड ऑफ टाइम पास अप्रेंटिसशिप, एंड ही वाज टेकन एज अ अप्रेंटिस विदिन द सेम फिल्म। इट वाज स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल, सारा उन्होंने दिल्ली में शूट किया था, सिर्फ कोर्ट सीन के लिए बॉम्बे गए थे। तो दे कॉल्ड हिम टू बॉम्बे टू बी ऑन वन ऑफ द कैमरास। It was the first time in feature film multi-camera shoot was done. So he started from apprentice, camera assistant, and camera operator in one film. और वो भी अमिताभ बच्चन। वो भी अमिताभ बच्चन. So it was a coincidence that I also shot
with Amitabh Bachchan when I was 27, And and he did also that. ended up shooting with Amitabh Bachchan. Oh, So Amitabh Bachchan used to call him Chashmish चश्मा लगा because whenever he used to call him Chashmish, come here. तो होते हैं coincidence, present memories. अब तो फिल्म मेकिंग आपके हाथ में आ गई है. पहले सेलुलॉइड होता था. It's a good, it's bad, both. अच्छा. Good in the sense that celluloid was not accessible to everyone. अच्छा. For that you had to train, and you'll be shocked to know that जो सिने कैमराज होते थे वो 3-phase इलेक्ट्रिसिटी भी चलते थे. मिचेल एंड ऑल दैट. आपके घरों में 3-phase इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज करते हो? जहाँ बहुत हैवी पावर का काम होता है. और मोबाइल फोन किस पे चलता है? छोटी सी बैटरी पे. तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एंड इन ए वे इट्स वेरी गुड that filmmaking has become accessible now. Everybody's a filmmaker. Moment you buy a smartphone, by default you are a filmmaker. अब वो फिल्म बनानी कैसे है वो अलग चीज है, पर आप बटन दबाना जानते हैं और कुछ तो रिकॉर्ड हो जाएगा. बिल्कुल. तो इट्स वी हैव कम अ लॉन्ग वे. जो लोग इसको तरीके से यूज करते हैं तो इट्स अ बून. जो इसको तरीके से यूज नहीं करते हैं तो आप देखते होंगे रील और पता नहीं क्या क्या बना के डालते हैं इंटरनेट के ऊपर. इट पुट्स यू ऑफ. बिल्कुल. बट there are people who are using smartphone for film. There are film festivals. Film festivals अब हो गए, mobile film festivals. Mobile film festivals, smartphone film festivals. There are many films which have been made on smartphone. तो serious काम भी हो रहा है. पर एक फायदा जरूर हुआ है कि जो एक मिस्ट्री थी ना सेलुलॉइड की, जो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में थी, वो आम आदमी के हाथ में आ गई है. एज अ फिल्म मेकर आप अपनी जर्नी बताइए. आपने सब तरह के कैमरे में शूट किया. Okay, in fact, there's no doubt when we were shooting on celluloid, that was ultimate. Achha. When we had to switch over to video, we were not happy at all. Not me. No cameraman was happy for technical reasons. But जैसे जैसे डिजिटल मीडियम एडवांस हुआ और अब आपका स्मार्टफोन is equipped with such, such intelligent and versatile cameras. तो मेरा ख्याल we have come a long way and I begin to like it now. अच्छा. So much so that in our university we've introduced a subject, smartphone filmmaking. अच्छा. And it's an instant hit with the student. क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी फिल्में बनाना चाहता है. अगर रील बनाते हैं तो अच्छी रील बनाना चाहते हैं. अगर फोन यूज कर रहे हैं अच्छे से यूज कर. अगर सेल्फी भी लेते हैं तो दे वांट टू टेक गुड सेल्फी. इनफैक्ट मैं जब बच्चों को बताता हूँ कि जब आप सेल्फी लेते हैं, phone camera is equipped with a wide angle lens, or wide angle lens distorts your face. That's a so you have to take it from the correct angle. No, तो वो कहते हैं, तो मैं जब उन्हें बताता हूँ कि आज तक आप सेल्फी लेके अपना डिस्टॉर्टेड फेस सबको दिखा रहे हैं, तो खासकर लड़कियों को लगता है माय गॉड ये हो क्या रहा है. फिर मैं उन्हें क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि ये देखो इस तरह से लेते सेल्फी. नहीं, उन्हें दिखाता हूँ कैसे डिस्टॉर्ट हो रहा है. अच्छा. अभी मेरे पास बहुत सारे और सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ और हमारी जो टीम है वो पूछना चाहती है, लेकिन अगर कैमरे पे हम करते रहेंगे तो इसका तो नेवर एंडिंग हो जाएगा, क्योंकि आपके इतने इंटरेस्टिंग एड्स हैं जो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, जो मैंने देखे हैं, तो वो उसके बारे में भी बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि समय की कमी है, कहीं ना कहीं तो हमें शो को एंड करना ही है, तो यहाँ पे हम इसको खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम एक और पॉडकास्ट कर लेंगे. जी बिल्कुल, हम आपको दोबारा बुलाएंगे और जो जो हमारे सवाल रह गए हैं और अगर दर्शकों से भी कोई सवाल आएंगे तो जरूर हम आपको फिर से याद करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगली बार जब आप कोई भी फिल्म देखें या कोई भी एडवर्टाइजमेंट या कोई भी पिक्चर आपको स्क्रीन पे नजर आए, तो उस स्क्रीन में आते हुए कलाकारों के साथ साथ जो बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं, जो क्रू होता है, उसकी तारीफ करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी अच्छी फिल्म स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है सिनेमाटोग्राफर्स का. कुछ लोग हमें कहानियाँ दिखाते हैं, कुछ लोग उसे जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें कहानियाँ को महसूस करवाते हैं, वो होते हैं सिनेमाटोग्राफर्स. आज की जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी संजीव जी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रही. हमें बहुत मज़ा आया. हमारे बहुत से सवाल थे जिसके हमें जवाब मिले. बहुत कुछ और हम पूछना चाहते थे जो टाइम की कमी के कारण हम नहीं पूछ पाए. अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमें ज़रूर भेजिएगा, लिखिएगा.
हम उसके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए सोल सफ़र एहसास के साथ। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो एकदम ना भूलिएगा। थैंक यू।